जब मेरी मौत हुई तो वो सर्दी की एक ठंडी कापती शाम थी। उस दिन सुबह से बारिश हो रही थी। बीवी सुबह डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने दवाइयां बदल दी, मगर खिलाफे मामूल चुप रहा। मुझसे कोई बात नहीं की, नहीं मेरी बीवी से। बस खाली खाली आंखों से हम दोनों को देखता रहा। दोपहर तक हालत और बिगड़ गई। जो बेटा हिंदुस्तान में था वह एक ट्रेनिंग कोर्स के सिलसिले में फॉरेन में था। छोटी बेटी और उसका शोहर दोनों यूनिसेफ के सर्वे के लिए हैदराबाद ड्यूटी पर थे। औरंगाबाद वाली बेटी को भी मैंने फोन नहीं करने दिया कि उसका शोहर बहुत बिजी है और बच्चों की वजह से खुद उसका आना भी मुश्किल है। रहे दो बेटे जो फॉरेन में हैं, उन्हें परेशान करने का कोई मतलब नहीं था। इस तरह सिर्फ मैं और मेरी बीवी ही घर पर थे और एक नौकर, जो शाम ढलते ही अपने घर चला जाता था। असर ढलने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कमजोरी की वजह से बात करना मुश्किल हो रहा है। मैंने अपनी पुरानी डायरी निकाली, बीवी को पास बिठाकर रकमों की तफसील बताने लगा, जो मैंने वसूल करनी थी और दूसरों को अदा करनी थी। बीवी ने हल्का सा एहतेजाज किया, यह तो आपकी पुरानी आदत है। जरा भी कुछ हो तो डायरी निकाल कर बैठ जाते हैं। मगर उसके एहतेजाज में पहले वाला यकीन नहीं था। फिर सूरज डूब गया। अंधेरा और सर्दी दोनों बढ़ने लगे। बीवी मेरे लिए सूप बनाने किचन में गई। उसकी गैरमौजूदगी में मैंने कुछ उखड़ी उखड़ी सांसें ली और डूब गया। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं धीरे धीरे अपने जिस्म से बाहर निकल रहा हूँ। फिर जैसे मैं हवा में तैरने लगा और छत के करीब जा पहुँचा। बीवी सूप लेकर आई तो मैं देख रहा था। एक पल के लिए उस पर सन्नाटा छा गया और फिर जोर जोर से रोने लगी। मैंने बोलने की कोशिश की, मगर यह अजीब बात थी कि मैं सब कुछ देख रहा था मगर बोल नहीं सकता था। हैदराबाद वाली बेटी रात के पिछले पहर आ गई। औरंगाबाद से भी छोटी बेटी और उसका शोहर सुबह की पहली फ्लाइट से पहुंच गए। तीनों बेटे फॉरेन में थे। वे जल्द से जल्द भी आते तो 2 दिन लगने थे। अगले दिन असर के बाद मेरी तदफीन कर दी गई। शायर, अदीब, सहाफी, सिविल सर्वेंट सबकी अच्छी खासी नुमाइंदगी थी। गांव से भी लगभग सब आ गए थे। लहद में मेरे ऊपर जो पट्टियां रखी गई थीं, मिट्टी उनसे गुजरकर अंदर आ गई थी। बाएं पैर का अंगूठा जो आर्थराइटिस का शिकार था, मिट्टी के वजन से दर्द कर रहा था। फिर एक अजीब सी कैफियत छा गई। शायद फरिश्ते आ पहुंचे थे। इसी हालत में सवाल जवाब का सिलसिला हुआ। यह कैफियत खत्म हुई। महसूस हो रहा था कि कुछ ही पल गुजरे हैं, मगर फरिश्तों ने बताया कि 5 साल हो चुके हैं। फिर फरिश्तों ने एक अजीब पेशकश की, हम तुम्हें कुछ वक्त के लिए वापस भेज रहे हैं। तुम वहां दुनिया में किसी को नजर नहीं आओगे। घूम फिर कर अपने चाहने वालों को देख लो, फिर अगर तुमने कहा तो तुम्हें दोबारा आम जिंदगी दे देंगे, वरना वापस आ जाना। मैंने यह पेशकश नीमत समझी और तुरंत हाँ कर दी। आंख खुली तो मैं अपनी गली में था। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता अपने घर की तरफ चला। अपने मकान के गेट पर पहुंचा तो ठिठक गया। मेरे नाम की तख्ती गायब थी। पोर्च में गाड़ी भी नहीं खड़ी थी। मौत से कुछ हफ्ते पहले ही ताजा मॉडल की खरीदी थी। उसका सनरूफ भी था और असली लेदर की सीटें थीं। झटका सा लगा। गाड़ी कहाँ हो सकती है? बच्चों के पास तो अपनी अपनी गाड़ियां मौजूद थीं। तो फिर मेरी बीवी, जो अब बेवा थी, क्या गाड़ी के बिना थी? दरवाजा खुला था। मैं सबसे पहले सीढ़ियां चढ़कर ऊपर अपनी लाइब्रेरी में गया। यह क्या? न किताबें थीं, न अलमारियां। राइटिंग टेबल, उसके साथ वाली महंगी कुर्सी, सोफा, मेरी सिविल सर्विस के दौरान जो शीट्स और यादगारें मिली थीं और अलमारियों के ऊपर सजा कर रखी थीं, सब गायब थीं।
मैं बुझा बुझा लाइब्रेरी से बाहर आ गया। ऊपर वाला लाउंज बिल्कुल खाली खाली लग रहा था। पत्नी अकेली किचन में कुछ कर रही थी। मैंने उसे देखा। 5 सालों में इतनी बदल गई थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। कैसे पूछूं कि घुटनों के दर्द का क्या हाल है। न जाने बच्चे क्या रवैया रख रहे हैं। मगर मैं तो बोल नहीं सकता था, न ही वह मुझे देख सकती थी। इतने में फोन की घंटी बजी। बीवी बहुत देर बातें करती रही। जो कुछ इस लंबी बातचीत से मैं समझा वह यह था कि बच्चे इस मकान को बेचना चाहते थे। मां ने मुखालिफत की कि वह कहाँ रहेगी। बच्चे जिद पर थे कि हमारे पास रहेंगी। बीवी को मेरी नसीहत याद थी कि अपना ठिकाना ही सबसे अच्छा होता है, मगर वह बच्चों की जिद के सामने झुक रही थी। गाड़ी का पता चला कि वह बेची जा चुकी थी। इतने में नौकर लॉबी में आया। उसने मेरी कीमती ब्रांडेड कमीज पहनी हुई थी जो हांगकांग से खरीदी थी। मैंने 1 साल तक दुनिया में गायब रहकर सबको देखा। सभी बच्चों के घर गया, उनकी बातें सुनी। कभी कभार ही अब्बा का जिक्र आता, वह भी सरसरी सा। एक चक्कर कब्रिस्तान का भी लगाया। मेरी कब्र का बुरा हाल था। कब्र का पत्थर परिंदों की बीट से भरा हुआ था। 1 साल के इस जायजे के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मेरी मौत से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा था। बीवी याद कर लेती थी, मगर बच्चे पोते पोतियां सब भूल चुके थे। अदबी हलकों के लिए मैं अब तारीख का हिस्सा बन चुका था। जिन बड़े बड़े महकमों और इदारों का मैं सरबराह रहा था, वहां नामों वाले पुराने बोर्ड तक हट चुके थे और नए बोर्ड भी मुसलसल भरते जा रहे थे। दुनिया रवा दवा थी। कहीं भी मेरी जरूरत न थी। फर्ज कीजिए मैं फरिश्तों से इल्तिमास करके दोबारा दुनिया में नॉर्मल जिंदगी गुजारने आ भी जाता तो कहीं खुश आमदीद न कहा जाता। बच्चे परेशान हो जाते। उनकी जिंदगियों के अपने मंसूबे और प्रोग्राम थे जिनमें अब मेरी गुंजाइश कहीं न थी। हो सकता है बीवी भी कह दे कि तुमने वापस आकर मेरे मसाइल में इजाफा कर दिया है। मकान बिक चुका। मैं एक तो किसी बच्चे के पास रह लेती, 2 को अब वो कहाँ संभालते फिरेंगे। मैंने फरिश्ते से राब्ता किया और अपनी आखिरी ख्वाहिश बताई। मैं वापस ब्र में जाना चाहता हूँ। फरिश्ता मुस्कराया। उसका जवाब बहुत छोटा था। हर इंसान यही समझता है कि उसके जाने से जो खला पैदा होगा वह कभी भरा नहीं जा सकेगा, मगर वह यह नहीं जानता कि खला तो पैदा ही नहीं होता,